नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ नूतन। एम्बुलेंस विवाद को लेकर सारण के सांसद राजीव प्रताप रूडी ने आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसके बाद सांसद राजीव प्रताप रूडी ने एम्बुलेंस मामले पर अपनी सफाई दी। पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि आज हालात ऐसे हो गए हैं कि मुझे सामने आकर सफाई देनी पड़ रही है। मेरा किसी से भी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। उन्होंने पप्पू यादव के आरोप पर पलटवार करते हुए कहा कि एम्बुलेंस मेरे घर से नहीं बल्कि सामुदायिक केंद्र में था और जिस जमीन का जिक्र किया जा रहा है वो सरकार के नाम से रजिस्टर्ड है। आगे राजीव प्रताप रूडी ने जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव पर निशाना साधते हुए बताया कि पप्पू यादव के खिलाफ 32 मामले दर्ज है। ऐसे में अपराधी यदि मंदिर में बैठ जाए तो संत नहीं हो जाता। राजनीति में 30 साल तक हम काम कर रहे हैं, मेरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है। सांसद राजीव प्रताप रूडी ने बताया कि भारत में सबसे बड़ा संगठित और व्यवस्थित एम्बुलेंस को उन्होंने संचालित किया है। एम्बुलेंस का काम कई वर्षों से वे कर रहे हैं। पंचायतों में मुखिया की अहम भूमिका होती है। हमने कई मुखिया को एम्बुलेंस सौंपा है। जब हमने कहा था कि ड्राइवर के नहीं रहने के कारण एम्बुलेंस खड़ी है, तब पप्पू यादव ने 40 ड्राइवर भेजे जाने की बात कही, लेकिन हकीकत यह है कि मेरे पास कोई ड्राइवर ही नहीं आया। हमने पहले भी डीएम को चिट्ठी लिखकर एम्बुलेंस के लिए ड्राइवर की मांग की थी। पप्पू यादव काम करने वालों पर उंगली उठाते हैं। कोई पूर्व सांसद किसी दूसरे सांसद के घर जबरदस्ती नहीं घुसता। पप्पू यादव ने तो पीएम मोदी, यूपी के सीएम, बिहार के सीएम, स्वास्थ्य मंत्री सहित कई लोगों को निशाना बनाया। पप्पू यादव ने किसी को भी नहीं छोड़ा। पहले तो कहा गया कि ये एम्बुलेंस मेरे घर में लगा है। मैं लोगों को बताना चाहूंगा कि पटना जाने के बाद ये मेरा घर है। वैसे इस घर को नक्सलियों ने उड़ाने का कोशिश किया। ये पुराना घर है, 100 साल पुराना, और मैं यही रहता हूं। पीछे भी एक घर है, आगे भी है, और ये मेरा घर है और मैं यही रहता हूं। जब मैं गांव में जाता हूं, मैं अपने संसदीय क्षेत्र में ही रहता हूं। ये मेरा घर है। तो ये बहुत पुराना घर है और यहाँ कहीं एम्बुलेंस नहीं है। उन्होंने बार बार कहा कि उनके घर में एम्बुलेंस चुरा के छुपा के रखा गया था। अब आप आइए जहाँ एम्बुलेंस खड़े थे, उस तस्वीर को देखिए, और ये है एक बहुत ही आधुनिक सामुदायिक केंद्र जिस पर भी आरोप लगाए गए और ये कहा गया। अब आप देखिए सामुदायिक केंद्र को, जहाँ कुछ संचालन के दृष्टिकोण से यहाँ पर बहुत प्रकार का ट्रेनिंग होता है, बहुत प्रकार का काम होता है लोगों के बीच में, और मुझे लगता है कि एक सबसे अच्छा कम्युनिटी सेंटर जहाँ हर प्रकार का काम चलता है। आयुष्मान के कार्ड बनते हैं, लोगों गरीबों को मदद होता है और आगे भी कई योजनाएं हैं। ये है, और इस स्थान को उसने, और इसमें दीवार भी नहीं है, कहीं चहरदीवारी भी नहीं है। एम्बुलेंस को अगर छिपा के रखना है तो चहरदीवारी में बंद करके रखना होता है। यहाँ कहीं भी चहरदीवारी नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है। आप सीधे जा सकते हैं, तो कोई भी आदमी किसी के हाथे में, प्रांगण में घुस जाए। अब हम लोग आगे चलते हैं कि ये था ये समुदाय के, जो जानते हैं सारण को जानते हैं मैं किस प्रकार से। ये जमीन के बारे में कहा गया, ये जमीन जहां सामुदायिक भवन में 9 करोड़ रुपया, भगवान जाने कहां से 9 करोड़ का फिगर आ गया इनके पास। करोड़ से नीचे तो बात ही नहीं करते हैं। ये तो सरकार के नाम से पंजीकृत जमीन है, और मैं ये सब सरकार के नाम से, राज्यपाल के बार बार कहा, मेरे परिवार के लोगों का, ये सब देख सकते हैं। ये सब सरकार के नाम से पंजीकृत जमीन है। ये पूरा का पूरा एफिडेविट जमीन सरकार के नाम से निबंधित है और एक एक पैसा सरकार का है, संपत्ति सरकार की है। कहा मेरी निजी संपत्ति है। चलिए, पॉलिटिक्स में इस प्रकार के आरोप लगते हैं, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सच बोलना चाहिए। और किसी विषय को जलाने के लिए, किसी को भड़काने के लिए आपने कहा एम्बुलेंस छिपा के रखा था। मैंने कुछ नहीं छिपा के रखा था। और ये भी बताना चाहूँगा कि जो 2019 में, मैं ये एम्बुलेंस का काम कोई कोविड में नहीं कर रहा हूँ। मैं एम्बुलेंस का काम पिछले 10 वर्षों से कर रहा हूँ, लगातार कर रहा हूँ, लोगों तक पहुँचा रहा हूँ, उसमें सुधार कर रहा हूँ। जैसा आप लोग जान रहे हैं कि इस समय बिहार में जो कोरोना का प्रकोप है, और उसके बाद जिस तरह से अगर कोई काम करने की कोशिश कर रहा है और मदद करने की कोशिश कर रहा है, तो सरकार उससे भी मदद करने नहीं दे रही है। आपके सामने अभी ताज़ा उदाहरण पप्पू यादव जी का है। संडे के दिन उनके खिलाफ वारंट निकाला जाता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई हुई थी कि कोरोना काल में किसी को भी गिरफ्तार न किया जाए। उसके बावजूद 5 घंटे तक यहाँ पे पटना में बिठाया जाता है प्रशासन द्वारा। पता नहीं किसके दबाव में पूरी प्रशासन एक्टिवेट हो जाती है और वारंट खोजा जाता है। हम लोगों की भी नेटवर्क है, हम लोगों ने भी पता किया कि वो 5 घंटे क्यों बिठाया गया था पटना में पप्पू यादव जी को, क्योंकि पुलिस के पास कोई पुख्ता वारंट नहीं था।
अचानक से फिर मधेपुरा से इनको वहाँ के एसपी से बात होती है और पता चलता है कि वहाँ पे वारंट है, तो उनको बुलाने के लिए उनको 5 घंटा बिना कारण बिठाया गया। उसके बाद जब यहाँ से जमानत हुई तब उनको मधेपुरा ले जाया गया। ये केवल हैरेस करने का काम था। एक पूर्व सांसद, एक संविधान पद पे बैठा हुआ व्यक्ति और कम से कम 25 सालों का उनका जो राजनीतिक या संवैधानिक पद पे जो काम किया है उन्होंने, इस तरह के व्यक्ति के साथ अगर इस तरह की कुछ क्रूरता की जाती है, और मुझे तो शंका है कि कहीं ना कहीं उनकी हत्या का प्रयास चल रहा है बिहार के अंदर। कल मैं जिस तरह से दरभंगा गया था, उनके अस्पताल में मुलाकात मुझे नहीं करने दिए, जबकि कोई बड़ा इशू नहीं है। मेरे पास कोरोना बहुत नेगेटिव की रिपोर्ट है। मैं मुंबई से ट्रेवल करके अगर यहाँ आ सकता हूँ तो कोरोना का बहाना बना के किसी से उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है, और वहाँ पे क्या हो रहा है ये किसी को जानकारी नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसी शंका है कि बिहार सरकार उनकी हत्या का पूरा कोशिश कर रही है। उनके इलाज के नाम पे उनकी कोई व्यवस्थाएं वहाँ पे नहीं है, और ये जो दुर्व्यवहार उनके साथ हो रहा है उसके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाने के लिए, और पूरे देश से जो एक्टिविस्ट हैं, चाहे आप दिल्ली से ले लीजिए, कन्याकुमारी से ले लीजिए, कश्मीर से ले लीजिए, पंजाब से ले लीजिए, अब सारे एक्टिविस्ट बिहार आएंगे और पप्पू यादव जी के लिए आवाज़ उठाएंगे। और हम संवैधानिक तरीके से पूछना चाहते हैं कि आखिर आपने किस आधार पे उनको गिरफ्तार किया है, और रात को 12 बजे कोर्ट खोलने की क्या ज़रूरत पड़ गई अचानक से, और जिस एरिया में उनको गिरफ्तारी होनी चाहिए, जिस एरिया में उनका अपराध है, जहाँ पे उनको गिरफ्तार किया गया है, वहाँ से नेपाल बॉर्डर पे ले जाने की क्या मंशा थी, और उस बैरक में रखा गया जहाँ से सांप निकल रहे हैं। तो ये जो कहीं ना कहीं उनका जो सरकार की जो उद्देश्य था वो बहुत स्पष्ट है कि हम ना काम करेंगे ना आपको करने देंगे। अगर कोई बिहार की जनता को बचाएगा तो उसको जेलों में डाल दिया जाएगा। तो एक छोटा संदेश हम तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं की तरफ से है कि आप जेल के दरवाजे खोलिए, हम लोग आ रहे हैं, हमें गिरफ्तार गया। अगर प्रॉपर इलाज नहीं किया गया तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उनकी इम्यूनिटी, उनका जो इंटरनल जो ताकत है वो टूट जाएगा, मनोबल टूट जाएगा और वो आदमी सरेंडर हो जाएगा। आज बिहार को पप्पू यादव की ज़रूरत है, और मुझे ऐसा लगता है अगर आप सभी लोग मिलकर, बिहार की जनता, मुझे सबसे बड़ा शॉकिंग है, मैं 2000 किलोमीटर दूर रहता हूं मुंबई में, मुझे यहाँ की पीड़ा समझ में आ गई कि ये इंसान के साथ गलत हो रहा है, मुझे आवाज़ उठाना चाहिए। वहाँ से उत्तर प्रदेश से राज त्रिपाठी भाई आए हैं, बनारस से मिश्रा जी आए हैं, गुजरात से काजल निषाद आ रही हैं, कन्हैया कुमार भाई से बात हुई और दिल्ली से आ रहे हैं। ये सारे लोग, जब हम लोग दूर रह के ये चीज़ समझ पा रहे हैं तो बिहार का युवा शांत क्यों है? हम लोग किस दिन का इंतजार करेंगे? जब पप्पू यादव को कुछ हो जाएगा तब हम आंदोलन करेंगे। आज वो जिंदा है, इंसान जिंदा रहते अपने पूरे जीवन काल में कुछ अच्छा कर सकता है। आखिर वो गलत क्या कर रहा है? खाना खिलाना गलत है क्या? इंजेक्शन बांटना गलत है क्या? ऑक्सीजन देना गलत है क्या? अगर ये गलत है तो ऐसी गलती होनी चाहिए देश में। देश की जनता ऐसी गलतियां चाहती हैं। हमने देखा है यहाँ की विधायक हो, चाहे सत्ता दल हो, चाहे विपक्ष, उनकी औकात हमने देखी है। ये भरे विधानसभा में गिरा गिरा के, कपड़े फाड़ फाड़ के, जूते चप्पलों से मारा गया है विधायकों को। तभी भी ये विधायक जो अपने आप को विपक्ष कहता है, एकदम जीरो था, कहीं ग्राउंड पे नहीं दिख रहा था। तो आज हम उनसे उम्मीद ही नहीं कर सकते कि वो पप्पू यादव के मामले में आवाज भी उठा सकता है। तो ये कहीं ना कहीं खामियां जो है सरकार की या बिहार सरकार की, उसको दबाने की पूरी कोशिश है। लेकिन अब देश की जनता को आगे आना चाहिए, और खासतौर पर बिहार की युवाओं से कहना चाहता हूँ कि अगर आज आप चुप रह गए तो कल को कोई भी पप्पू यादव आपको बचाने नहीं आएगा। पटना से एहतेसाम अग्रसर की रिपोर्ट।